हेलो हेलो दोस्तों, हेलो हेलो सभी दोस्त कमेंट करेंगे, आवाज आ रही है भाइयों बहनों? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल आ रही है सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? सर आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। बच्चे कह रहे हैं सर आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया आ रही है, मजा आ गया सर। हेलो हेलो नेक्स्ट लेवल गेमर, हेलो बाकी सभी बालक, है ना, जल्दी से ज्वाइन करेंगे और बताएंगे सर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आ रही है तो चलो सर, आज क्या पढ़ना है सर? क्या पढ़ना है भाइयों बहनों, क्या पढ़ना है आज? सर आज सेल्स ऑफ गुड्स शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो उम्मीद है सेल्स ऑफ गुड्स में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सर एक्सपेक्टेड 12 से 15 मार्क्स, एक्सपेक्टेड 12 से 15 मार्क्स का है। और इसी शानदार जानदार बात के साथ आज का आगाज करते हैं। सर क्या आगाज करते हैं? सर जीतने का मजा तभी है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। और ये बिल्कुल पक्की बात है, पक्की, बिल्कुल पक्की बात है भाई लोगों, बिल्कुल पक्की बात है कि आपके दोस्त जो सच्चे नहीं है, आपके रिलेटिव जो सच्चे नहीं है, और ये दुनिया, ये सब आपके हारने का वेट कर रहे हैं, आपके हारने का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आए, जैसे ही रिजल्ट आए और ये लुढ़के और फिर भैया बेइज्जती मारे बढ़िया तरीके से, इसकी भी और इसके घर वालों की भी, कि भैया हमने पहले कहा था इसकी बस की नहीं है, हम तो कह रहे थे बीकॉम करा लो, हम तो कहते हैं सीए में कितना जान लगानी पड़ती है, आपका बेटा निकट्टू है, आपकी बेटी है ना बिल्कुल नकारा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, राइट, आपने इसे सीए में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली मजा कब है? असली मजा तभी है जब हारने के वेट करने वालों को हम जीत के दिखाएं कि भैया तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे हम उसके विपरीत रिजल्ट लेके आए हैं, और विपरीत रिजल्ट पे तुम्हें मिठाइयां खिलाएंगे, पेट भर के मिठाइयां खिलाएंगे, पेट भर के मिठाइयां खिलाएंगे। समझे मुन्ना? है कि नहीं बात? हाँ सर, ठीक है भैया, राइट, हाँ सर। तो भैया सेल्स ऑफ गुड ये बोलता है कि सर ने जैसे बोला उसी आगाज को आगे करते हुए पढ़ते हैं। सर सनी देओल ने कहा था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कॉन्ट्राक्ट भी ये बोलता है बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यानी सेक्शन 76 से 123 तक, सेक्शन 76 से 123 तक। हिमांशु भैया क्लास में आ जाओ, हिमांशु भैया क्लास में आ जाओ, रे देवा रे देवा, अरे पुष्पा फ्लावर नहीं बनने का, फायर बनने का है, क्लास में आके पढ़ो, ऑनलाइन बैठ के देख रहे हो है ना, क्लास कहाँ लगाइए तुम्हारे लिए। 76 से लेकर 123 तक ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सेक्शन डिलीट कर दिए गए और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में नए सेक्शन डाले गए, और उस एक्ट को नाम दिया गया सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, 1930। बहुत बढ़िया बात कही सर। सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेक्शन 4 में क्या बात कहता है? कहता है सर जो बातें स्क्रीन पर लग रही हैं, जो बातें स्क्रीन पर दिख रही हैं, जो बातें स्क्रीन पर दिख रही हैं, ठीक है ना, जो बातें स्क्रीन पर दिख रही हैं उसकी डेफिनेशन ही है ना सब कुछ बयां कर देती है। क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने हर एक डेफिनेशन में हर एक बात को कलर से लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, एक सेलर होगा एक बायर होगा, वेयर सेलर ट्रांसफर का मतलब सेल्स ऑफ गुड कहता है, ट्रांसफर का मतलब क्या सर? यहां ट्रांसफर बोले तो सेल, ठीक है। एग्री टू ट्रांसफर मतलब कि सेल करने में क्या करता हूं मैं? एग्री करता हूं, एग्री।
ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स, बोलो प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होता है सर? प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स में ओनरशिप। किसकी ओनरशिप जानी है सर? गुड्स की ओनरशिप जानी है। किसको जानी है सर? बायर को जानी है। और क्यों जानी है सर? पैसे के लिए जानी है, पैसे के लिए जानी है। ठीक है, राइट। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान सुनेंगे। तो सेलर, ठीक है, सेलर ट्रांसफर करेगा, बेचेगा या फिर बेचने का वादा करेगा ओनरशिप गुड्स की बायर को पैसे के लिए, है ना। क्या करेगा सर? क्यों करेगा सर? पैसे के लिए। कैसे करेगा सर? ट्रांसफर करेगा। तो ये बात हमें ध्यान में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? एग्रीमेंट टू सेल भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर होता है। एग्रीमेंट टू सेल भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर होता है। बहुत बढ़िया बात कही सर। एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं सर? एसेंशियल एलिमेंट होंगे जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वही हमारे एसेंशियल एलिमेंट बनेंगे। एक होगा बायर, एक होगा सेलर। सर बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय द गुड्स। कितनी बड़ी बात कह दी। अगर तुम ये ना कहते तो हम कुछ और ही समझ लेते। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल द गुड्स। लेकिन मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात यह है, दो बातें, एग्री टू बाय भी बायर होता है और एग्री टू सेल भी सेलर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या दे रहे हो? तो क्या कर रहे हो तुम? किस चीज का? अच्छा, ओके। कितनी देर का टेस्ट है? 3? 1 घंटे का। चलो ठीक है, तो 1 घंटा पढ़ेंगे मेरे साथ। ठीक है। अब बात और मुद्दा ये उठा कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनर जब भी फर्म से कोई भी एसेट सेल करता है एक पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म सेलर और पार्टनर बायर मानते नहीं मानते? बताओ। पार्टनरशिप फर्म सेलर और बायर पार्टनर को बायर मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट में। पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? अभी नहीं पढ़ा, पढ़ोगे ना, 12th में हो ना, पढ़ोगे। तो पार्टनरशिप एक्ट में हम ये पढ़ते हैं जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या फर्म को छोड़ के जाता है तो फर्म से कहां जाती है एसेट? पार्टनर के पास जाती है। फर्म में जो भी एसेट आती है वो क्या होती है सर? वो पार्टनरशिप की जॉइंट स्टॉक होती है, यानी कि कलेक्टिव एसेट होती है ना। तो जब ये जॉइंट स्टॉक होती है, जॉइंट एसेट होती है, उसमें पार्टनर का तीनों का हिस्सा होता है। यानी कि एक एसेट है, मान लो ये बॉटल है और हम 2 पार्टनर हैं, तो ये पार्टनरशिप के एसेट होने का मतलब है, फर्म की एसेट होने का मतलब है पार्टनर के एसेट है। तो आधा हिस्सा मेरा, आधा दूसरे पार्टनर का। तो इस आधे हिस्से को जब मैं फर्म से खुद के पास लेके जाऊंगा तो मैं अपना आधा हिस्सा खुद को कैसे बेच दूंगा? तो कोई भी इंसान खुद को एसेट नहीं बेच सकता, कोई भी इंसान खुद को चीजें नहीं बेच सकता। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में फर्म सेलर और पार्टनर बायर नहीं होता। ये केस आया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। इस केस में क्या बोला? पार्टनर आर नॉट, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर आर नॉट द बायर एंड सेलर। बोलो, समझ गए सर? ठीक है, याद रखना है बात। स्टेट ऑफ गुजरात से रमनलाल एंड कंपनी, केस का नाम भी याद रखेंगे। सर अगली बात, सर सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है गुड्स क्या होता है। तो सर अगर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है तो वो गुड्स होती है। इसका मतलब गुड्स क्या नहीं होगा सर? लैंड और बिल्डिंग गुड्स नहीं होंगी। बहुत बढ़िया बात कही सर, समझ गए? इसके अलावा और क्या गुड्स नहीं होगा? एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं होगा। मनी बोले तो जो मनी अभी करेंसी सर्कुलेशन में है, जिससे आप लेन देन कर रहे हो, तो वो गुड्स नहीं होती। ठीक है ना, राइट। यानी कि जो भी मनी इन सर्कुलेशन है उससे तो मैं गुड्स खरीदूंगा तो वो गुड्स नहीं होगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब हो गया डेटर। डेटर कभी भी गुड्स नहीं होते, है ना। अपने डेटर को थोड़ी बेच दोगे कि ये ले पकड़ डेटर, खरीद ले मुझसे, तो डेटर थोड़ी बेच दोगे भाई, इंसान थोड़ी बेच दोगे। अरे देवा रे देवा, सुन लो ध्यान से, है ना। तो इसका मतलब 3 चीजें गुड्स नहीं हुई। कौन कौन चीजें गुड्स नहीं हुई बताओ? लैंड और बिल्डिंग गुड्स नहीं होते, पैसा गुड्स नहीं होता। हाँ, ओल्ड रेयर करेंसी, ठीक है ना। पुराने जमाने का 2016 में बंद हुआ 500 का नोट, 1000 का नोट, ये गुड्स हो चुके हैं अब, क्योंकि ये मनी इन सर्कुलेशन नहीं रहा। और डेटर वगैरह गुड्स नहीं होते। यानी 3 को छोड़कर बाकी सब चीजें गुड्स हैं, किसी भी नाम से हो। ठीक है, शेयर, क्रॉप, ग्रास, ठीक है ना, स्टॉक, राइट, ये सब चीजें गुड्स हैं।
गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर गुड्स है कि नहीं है सर? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी गुड्स है। बिजली आ गई, बिजली चली गई, बोलते नहीं बोलते? अरे भैया मम्मी लाइट चली गई, तो लाइट भी क्या है? गुड्स है। पानी भर रखा है, नहीं भर रखा, तो ये भी क्या है सर? गुड्स है। ठीक है, राइट। गैस भी गुड्स है, शिप भी गुड्स है, राइट। एक जगह से दूसरी जगह जो मूव हो जाता है वो सारी चीजें क्या होती है सर? गुड्स होती हैं। सर याद रहेगी बात। अब ये हमने पढ़ लिया सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 को पढ़ना है सेक्शन 6 के साथ। भांति भांति प्रकार के गुड्स होंगे। तो कितनी भांति प्रकार के गुड्स हुए सर? 3। एक एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स। सर एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स? जिनके लिए आप ये गाना गाते हो, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। टेस्ट पे ध्यान दो, मैं गाने सुनने मेरे, है ना? तो नजर के सामने जिगर के पास, तो जो गुड्स तुम्हारी नजर के सामने है और तुम उसे जिगर के पास तक ले जा सकते हो, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स में यानी नजर के सामने जिगर के पास भी 3 तरह के होंगे गुड्स। एक अनअसर्टेन। अनअसर्टेन मतलब आप दुकान पे गए, दुकान पे हजारों तरह के कपड़े रखे हैं, तो वो जो 1000 कपड़े रखे हैं वो तुम्हारे लिए अनअसर्टेन है। तुमने उन 1000 में से 5 जीन्स या 5 शर्ट छांट के रख ली, यानी कि निकाल के रख ली कि भाई इनमें से पसंद करूंगा। तो जो जीन्स और शर्ट तुम क्या कर चुके हो? एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, निकाल चुके हो, वो भी नजर के सामने जिगर के पास है, लेकिन वो असर्टेन कहलाई जाएगी। और 5 की 5 तो नहीं खरीद रहे। मान लो तुमने उसमें से 2 जीन्स खरीद ली, तो 2 जीन्स जो तुमने खरीदी वो नजर के सामने जिगर के पास होके स्पेसिफिक गुड्स बन गई। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल सही बात। सर फ्यूचर गुड्स, FUTURE, फ्यूचरे, फ्यूचरे गुड्स कौन से होंगे सर? फ्यूचरे गुड्स होते हैं जो फ्यूचर में बनेंगे या फ्यूचर में प्रोड्यूस किए जाएंगे। जैसे अगले साल होने वाली फसल, है ना? या तुमने केक का ऑर्डर किया तो अगले हफ्ते बनने वाला केक, फ्यूचर गुड्स। कॉन्टीजेंट गुड्स कौन से होंगे सर? कंटीजेंट गुड्स वो होंगे जो किसी तीसरी घटना पर डिपेंड होते हैं। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, मैंने कहा मैं तुम्हें ये बॉटल बेच दूंगा अगर पराग सर ने मुझे बेच दी, तो भैया तीसरे से पूछकर जब मैं कोई काम करता हूं तो वो कॉन्टीजेंट हो जाती है, यानी कॉन्टीजेंट गुड्स हो जाते हैं। तो सर एग्जिस्टिंग गुड्स जो आपकी नजर के सामने जिगर के पास है। अब इसमें एग्जाम में जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होंगे? क्वांटिटी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, जिसका आपने एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अनसर्टेन कौन से होंगे? क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड, यानी निकाल के रख ली, सेट असाइड की। इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है? अनसर्टेन गुड्स कौन से होंगे सर? एग्जाम में लिखना अनिवार्य है। क्वांटिटी नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट एग्रीड अपॉन। मैंने क्वांटिटी आइडेंटिफाई भी नहीं करी, ना उसके ऊपर मैंने कोई एग्रीमेंट किया, यानी वो बल्क में रखे हैं, स्टॉक लाइंग इन द लॉट, ये होता है सर अनसर्टेन गुड। फ्यूचरे गुड्स कौन से होंगे सर? टू बी मैन्युफैक्चर और टू बी प्रोड्यूस, ये एग्जाम्पल वही सेम। और कॉन्टीजेंट गुड्स कौन से होंगे सर? राइट, कौन से गुड्स सर? जिसमें कंटीजेंसी इन्वॉल्व हो कि ओनरशिप तभी जाएगी जब कोई थर्ड पर्सन मुझे वो सामान बेच देगा, ठीक है ना? मजनू ने बोला कि भैया मैं तुम्हें पेंटिंग बेच दूंगा अगर उसके ओनर ने मुझे बेच दी तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, तो वो कंटीजेंसी पे डिपेंड हो गया ट्रू ओनर मुझे बेचेगा या नहीं बेचेगा। सर तीसरा पड़ा हुआ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। तो सर सेल्स ऑफ गुड्स कहता है जब भी कोई सामान एक दूसरे को बेचेगा तो वो ये सोच के बेचेगा कि आज से ये सामान तेरा है ना, यानी कि मालिकाना अधिकार तेरा, तू इसको खा जा, यूज कर ले, फ्यूचर में किसी को गिरवी रख दे, फ्यूचर में किसी को बेच दे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होती है सर ओनरशिप, ठीक है ना? राइट। तीसरा होता है सर प्राइस, आखिरी बड़ा चौथा होता है सर प्राइस। प्राइस बोलता है कि कौन सेल्स ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में बोला एक बायर सेलर को सामान बेचता है फॉर अ प्राइस। प्राइस का मतलब होता है मनी कंसीडरेशन। फिर एक दूसरा केस बना शेल्डन वर्सेस कॉक्स। शेल्डन वर्सेस कॉक्स ने यह पूछा कि सर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा है ना, बायर ने मुझे बोला 99 रुपए के तो लड्डू ले ले, लड्डू छोटा भी मंजा लड्डू खा ले, और 1 रुपया
1 रुपया कैश में दे दे। क्या 99 रुपए के लड्डू और 1 रुपया कैश में देना, क्या यह प्राइस की संज्ञा में आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। ठीक है ना, प्राइस की संज्ञा में आएगा। ठीक है, राइट। तो जज साहब ने बोला शेंडन वर्सेस कॉक्स में यहां पे लिखा है प्राइस, प्राइस 100% हो 99% हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, राइट। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बस मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत कितनी होनी चाहिए बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बात सही कह रहा हूं ना मैं? बच्चे भी कह रहे हैं, देखो 12वीं के बिल्कुल सही कह रहा है, अगली लेवल की बात है। ठीक है ना, राइट। क्या तुमसे तुम्हारी एक्स ने पूछा था कितनी मोहब्बत करते? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। भाई इतनी मोहब्बत कितनी नहीं होती, सिर्फ होनी चाहिए। ऐसे जज साहब ने बोला सेल्स ऑफ गुड एक्ट में प्राइस के बारे में बात करेंगे, प्राइस कितना होना चाहिए मैटर नहीं करता। ठीक है, प्राइस 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो, प्राइस होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये निकल के आया, अगर 100% बार्टर सिस्टम है, 100% बार्टर सिस्टम है, तो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट कवर नहीं करता, तो कानून इसे कवर नहीं करता। कानून कहता है प्राइस बिल्कुल मोहब्बत की तरह होना चाहिए, नापने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बात तुमने नापी कभी? नहीं नापी। देखो ये भी कह रहा है ना कि मैंने कभी नहीं नापी। ऐसे बेचारे सीए वाले बच्चे भी कह रहे हैं सर हमने भी नहीं नापी कभी। तो बस नापने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी प्राइस के लिए काफी है। और जो पढ़ लिया, पिताजी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पिताजी ने बोला बाप के सारे गुण बेटे के अंदर आएंगे। 5वां पॉइंट ये बोलता है ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट डीलिंग। बोला समझ गए सर? मजा आ गया सर? हाँ सर, सभी बालक लिख रहे हैं, मजा आ गया सर। यानी कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओनरशिप, सेल में ओनरशिप तभी पास हो जाती है, एग्रीमेंट में ओनरशिप फ्यूचर डेट में पास होती है। सेल में रिस्क बायर का हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास जब ओनरशिप ही नहीं गई तो रिस्क सेलर का ही रहता है। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटरी, इसे बोलते हैं जस इन रैम, इसे बोलते हैं जस इन पर्सोनम, यानी लैटिन भाषा में राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और राइट अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, याद आ गई बात? अगर सेल में एक सामान खराब हो गया तो बायर लॉस झेलेगा। एग्रीमेंट टू सेल में फसल में आग लग गई तो किसान यानी सेलर उस फसल का लॉस झेलेगा। सेलर ने धोखाधड़ी कर दी, सेलर कह रहा है नहीं बेच रहा तुझे, तो आप गुड्स को रिकवर भी कर सकते हो और डैमेजेस भी ले सकते हो। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जो तुम्हारा सामान बनके तैयार होगा दिवाली के टाइम पर, तो दिवाली से पहले सेलर बोल रहा है कि मैं नहीं बेचूंगा तुझे, दिवाली बोल क्या कर लेगा? तो आप जब गुड्स है ही नहीं तो गुड्स के खिलाफ तो केस कर ही नहीं सकते, तो आप डैमेजेस लोगे सेलर से कि भैया तू मुझे पैसा दे दे। डैमेजेस दोनों ही वही होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, एमपी माइनस सीपी ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस वगैरह, वो सब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ ही चुके हैं। सर हायर परचेज वो ट्रांजैक्शन होती है जो हम कार वगैरह अपने घर की खरीदते हैं, जिसमें आपके पास एक अधिकार होता है आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले, बहुत बढ़िया बात, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले आप बोल सकते हो मुझे नहीं चाहिए सामान। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले अगर आप किसी भी गुड्स को मना करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो ट्रांजैक्शन सिर्फ हायर परचेज की होती है। ठीक है, राइट। ये एक बार रीड करेंगे, हायर परचेज, बेलमेंट, ये सब क्या होता है रीड करेंगे सर, है ना। अगली इंपॉर्टेंट बात, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहता है जो भी नाटक करना कर सकते हो। कैसा नाटक सर? पैसा एडवांस, सामान बाद में, सामान एडवांस, पैसा बाद में, आधा सामान आज, आधा सामान कल, आधा पैसा आज, आधा पैसा कल, इंस्टॉलमेंट में सामान, इंस्टॉलमेंट में पैसा। जो नाटक खेलना है खेल लो भाई, हर एक चीज सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर कवर होगी। तो ये सब वाले केस मत लेके आना कि मैंने कल बोला आज बोला, सब सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर है, कोई खास बात नहीं सर। सर अगली बात क्या आती है सर? अगली बात आती है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर सामान खराब हो जाए तो क्या होगा सर? तो इसमें दो बातें आई सर। एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने सेल का, एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने एग्रीमेंट टू सेल का। यानी कि अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड मानूंगा। क्या मानूंगा? बेकार। अगर ये तीन बातें प्रूफ हो जाए, गुड्स स्पेसिफिक थे, स्पेसिफिक गुड्स कौन से? नजर के सामने, जिगर के पास, ठीक है ना। गुड्स डैमेज हो चुके हैं, डैमेज हो चुके थे, ईडी लग रहा है, डैमेज्ड, पेरिश्ड, कॉन्ट्रैक्ट से पहले, ठीक है ना। सेलर को यह बात पता ही नहीं थी गुड्स खराब हो चुके हैं। ऐसी बातें हम पहले भी कहां पढ़ चुके हैं सर? ऐसी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं बायलैटरल मिस्टेक में, बायलैटरल मिस्टेक।
इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कि एक हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया घोड़े का, याद आएगा केस, घोड़ा बेचारा मर चुका था कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, और जो सेलर उस घोड़े को बेच रहा है उसे पता ही नहीं कि बेचारा उसका घोड़ा मर चुका है। तो जज साहब ने कहा भैया जिस चीज का तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो दुनिया में ही नहीं रहा, तो तुम्हारा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया जाएगा? वॉइड कहलाया जाएगा। ऐसी सेम बात एग्रीमेंट टू सेल में लिखी है। अगर गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं, वो खराब हो चुके हैं और जिसमें सेलर बायर की कोई गलती नहीं है उसके खराब होने में, उसकी मृत्यु होने में, और वो गुड्स खराब तब हुए हैं जब वो गुड्स सेल ना बने हो, यानी फसल के बिकने से पहले फसल खराब हो गई जिसमें बायर सेलर की कोई गलती नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बायर सेलर का वॉइड कहलाया जाएगा, बेकार कहलाया जाएगा। केस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसे याद रखेंगे। सर प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का प्राइस कैसे निकाला जाता है? सर प्राइस सबसे पहला और आसान तरीका ये कि तुमने और मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही गुड्स का प्राइस रखा है, यानी बिल पर प्राइस लिखा है, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर हम चाहते हैं कि प्राइस कोई और आके डिसाइड करे, जैसे हिस्ट्री चैनल पर एक सीरियल आता है रात को 9 साढ़े 9 बजे, स्टोरेज वॉर्स, देखा है स्टोरेज वॉर्स, है ना? तो स्टोरेज वॉर में दिखाते हैं वो कि कोई भी एंटीक चीज निकल गई उस किसी के बैग में से, स्टोर में से, तो फिर वो किसी वैल्यूअर के पास जाते हैं कि भाई ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, तो वैल्यूअर बताता अरे ये तलवार 200 साल पुरानी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बंदूक निकल गई है तो तुम्हारे पास। तो उसका प्राइस कौन बताता है? उसका प्राइस बताता है वो एक्सपर्ट और वैल्यूअर। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव कहता है भाई चाहे पुराने जमाने की एंटीक चीज हो तो प्राइस तुम किसी वैल्यूअर से भी निकलवा सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता तो, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग से प्राइस निकलवा लो। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उस दिन का प्राइस रहेगा। बताओ ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिस दिन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस दिन का प्राइस लगता है? ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस दिन का प्राइस लगता है? अरे नलायको, शेयर, गोल्ड, सिल्वर, जिस दिन का खरीदते हैं उस दिन का प्राइस लगता है। अरे मुन्नी तुझे तो पता होनी चाहिए बात, है ना? राइट, हाँ सर। तो ये गोल्ड, सिल्वर और शेयर्स में कहते हैं कि जिस दिन का प्राइस होगा उसी दिन का लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्राइस ना दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुकानदार के पैसे तुम बैकडेट कर दोगे। जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई प्राइस नहीं दिया तो रीजनेबल प्राइस पे कर देना दुकानदार को, अगल बगल से पूछकर। अब हमने ऊपर एक बात देखी कि भैया जब भी हमें प्राइस डिसाइड करना होता है तो हम किसी वैल्यूअर को बुला सकते हैं। तो वैल्यूअर को जब प्राइस डिसाइड करने के लिए बुलाएंगे तो वैल्यूअर को सेक्शन 10 के तहत बुलाया जाएगा, यानी 9 के बी पॉइंट ने सेक्शन 10 को सहारा ले लिया। 9 के बी पॉइंट ने बोला मेरे बारे में जानना है तो 10 से पूछ लियो, तो हम 10 के पास चले गए। 10 ने बोला भाई सिंपल सी बात, अगर कोई भी बंदा थर्ड पार्टी वैल्यूअर को बुलाएगा तो वो प्राइस वैल्यूअर के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों में से किसी पार्टी ने वैल्यूअर को बुलाने के बाद उससे ये बोला कि रहने दे, तेरे बस की ना है, तू रहने दे प्राइस निकालने को, तो जो पार्टी मना करेगी, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, जो पार्टी मना करेगी नुकसान उसी को झेलना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है? उस पार्टी को डिफॉल्टेड पार्टी माना जाएगा, ये लिखी बात। और जो सामान पहले चला गया उसका रीजनेबल प्राइस देना है, ये लिखी बात। सर क्या लिखी है बात? एग्रीमेंट टू सेल वॉइड होगा क्योंकि जेड ने कहा कि मैं वैल्यूअर से पैसा नहीं निकलवा पाऊंगा। तो जज साहब ने बोला जब वैल्यूअर को बुलाया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और 25 सीमेंट के बैग जो तुम भेज चुके हो उसका रीजनेबल प्राइस पे कर देना। यानी पार्टी जो डिफॉल्ट करती है उसे ही हर्जाना झेलना पड़ता है। सर कंडीशन एंड वारंटी, अगली इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही भैया तिवारी जी, बिल्कुल सही बात। कंडीशन एंड वारंटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टॉक इस एक्ट का। सर वारंटी तो वही होती है जो आप आम आदमी आज भी जानता है। वारंटी मतलब क्या होता है कि अगर सामान खराब हो गया तो क्या होगा बताओ? अगर सामान खराब हो गया तो वारंटी मतलब क्या होता है? सही करके दे देंगे, नया नहीं मिलेगा, सही करके देंगे। तो देखो बारी वाले बच्चे ही कह रहे हैं हमारे, सर वारंटी तो हम भी जानते हैं, आप सी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तो अच्छी बातें हैं सर। ये तो सर वारंटी का मतलब होता है अगर सामान खराब हो गया तो सामान रिप्लेस नहीं होगा, सामान के या तो आप डैमेजेस ले लेना या फिर आप सामान को रिपेयर करा लेना। रिपेयर, सामान को आप वापस नहीं कर सकते।
कंडीशन का मतलब वो होता है जिसे आम आदमी बोलता है, क्या बोलता है, गारंटी। जिसे आम आदमी गारंटी बोलता है ना, उसे कानून कंडीशन बोलता है। यानी गारंटी का मतलब है या तो 100% रिफंड मिल जाएगा सामान, या फिर आपका पूरा का सामान 100% रिप्लेस कर देंगे, न्यू सामान दे देंगे, न्यू। समझ गए? हाँ सर। अब इसको कानून ने डिफाइन कैसे किया ये जानना जरूरी है। तो पहले देखते हैं कंडीशन। सेक्शन याद रखना है सर, सेक्शन याद रखना है 12(2), 12(3), 12(2), 12(3। कंडीशन का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बात, जिसके पूरा ना होने पर, जिसके पूरा ना होने पर, जिसके पूरा ना होने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, 100% रिफंड मांग सकते हो। ठीक है? जैसे एग्जांपल ये आया, आपने कहा मुझे 7 सीटर कार चाहिए, लेकिन भैया शोरूम वाला तुम्हें टाटा नैनो दिखा रहा, टाटा नैनो ले लो। अरे भैया मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है 7 सीटर टूरिस्ट पर्पस कार। तो टाटा नैनो में क्या छत पे बैठ के जाओगे? बताओ, नहीं ना। तो जज साहब ने बोला कंडीशन ब्रीच हुई है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। कंडीशन मतलब जो आपको चाहिए वो। वारंटी का मतलब क्या होता है? जो आपको चाहिए वो तो मिला, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें आपको नहीं मिली। जैसे मान लो आपको कार चाहिए, ये वाली कार मिल गई, लेकिन उसका हॉर्न खराब है, हॉर्न नहीं बज रहा, भोपू नहीं बज रहा, उसका भोपू है कि नहीं बात? तो आप क्या बोलोगे कि भैया चल, अगर हॉर्न नहीं बज रहा, भोपू नहीं बज रहा, तो कार थोड़ी रिप्लेस हो जाएगी। जज साहब ने कहा भाई कार क्यों रिप्लेस कर रहा है, हॉर्न को रिपेयर करा ले, हॉर्न को रिप्लेस कर ले, लेकिन कार रिप्लेस नहीं हो सकती। तो वारंटी का मतलब होता है मेन चीज आपकी पूरी है, संतुष्ट हैं आप, उसके साथ जो क्वालिटेरियल इफेक्ट होते हैं उसके साथ जुड़ी हुई चीजें आपको नहीं मिली। आप गए डोसा खाने, डोसा भी आएगा, सांभर भी आएगा, नारियल चटनी नहीं मिल रही बहन, तो डोसा कैंसिल कर दोगे? नहीं ना, नारियल चटनी के लड़ लो। उसे बोलते हैं वारंटी, कि डोसा मिल गया लेकिन नारियल चटनी नहीं मिल रही, तो दैट इज वारंटी। आपने डोसा मांगा, वो कह रहा है डोसा ही नहीं है भाई, तो वो हो गई कंडीशन, यानी कि गारंटी। सर कंडीशन में 100% रिफंड था, वारंटी में क्या होगा? वारंटी में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। समझ गए सर? समझ गए सर? समझ गए सर? समझ गए? कंडीशन वारंटी। सर कंडीशन वारंटी में फिर अंतर क्या हुआ? कंडीशन एक इतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके पूरा ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच माना जाता है ना? राइट। कोलेटरल महत्वपूर्ण चीज नहीं होती, वारंटी जस्ट उससे जुड़ी हुई चीज होती है, जुड़ी हुई चीज। कार के साथ उसका माइलेज, डोसे के साथ उसकी चटनी, जिसके ना मिलने पर दुखी पार्टी सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगी, ओनली डैमेजेस। रिफंड नहीं मांग सकते 100%, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लो या रिपेयर करा लो। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं? यस सर, है ना। एक बायर दुकान पे गया, कह रहा भैया समोसे पैक कर दे, लेकिन भैया दुकानदार ने, हलवाई ने समोसे की जगह ब्रेड पकौड़े पैक कर दिए। तो आपको चाहिए समोसे थे, लेकिन आपने ब्रेड पकौड़े एक्सेप्ट कर लिए। तो जज साहब ने बोला क्या कर रहा भाई तू, ये समोसे मांग के ब्रेड पकौड़े क्यों ले रहा है? तो जज साहब ने कहा तूने कंडीशन को खुद वारंटी मान लिया, यानी जो चीज चाहिए उसकी जगह अगर तुमने कोई और चीज ले ली तो कंडीशन को वारंटी मान लिया। आप इसमें रिफंड नहीं मांग सकते, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। यानी कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट क्या वारंटी को कंडीशन मान सकते हो सर? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, कतई नहीं। वारंटी को कंडीशन नहीं मांग सकते। इसका मतलब क्या है? आप डोसा खाने गए, चटनी नहीं मिली, डोसा खाने गए चटनी नहीं मिली, तो चटनी ना मिलने के चक्कर में डोसा कैंसिल कर सकते हो? बोलो, चटनी ना मिलने के चक्कर में डोसा कैंसिल कर सकते हो? बताओ। सही बालक लिख रहे हैं नहीं सर, चटनी के चक्कर में डोसा कैंसिल नहीं हो सकता। इसका मतलब वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते आप, चटनी के चक्कर में डोसे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कंडीशन डोसे को माना है, चटनी को नहीं माना। सर किन किन केसेस में मैं कंडीशन को वारंटी मान सकता हूं? किन किन केसेस में मैं कंडीशन को वारंटी मान सकता हूं? कि मेन चीज पूरी नहीं हुई तो मैं कह रहा हूं मुझे 100% रिफंड मत दो, मुझे मेरा सामान रिपेयर कर दो। कब? अगर आपने डिफेक्टिव गुड्स को
खुद ही एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कोई बात नहीं, जाने दे, दोस्त है तू, मेरा भाई है, जाने दे। तो प्यार मोहब्बत वाले केस है। जज साहब कह रहे भैया जाने दे, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंडीशन को वारंटी मान लेना, 100% रिफंड मत लेना, रिपेयर करा लेना। जब तुमने खुद ही सेलेक्ट कर लिया कंडीशन को वारंटी, केस ये तुमने मंगाई चीनी बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी की, वो सेकंड क्लास चीनी दे गया, लेकिन तुम्हें शिकंजी बहुत जरूरी बनानी थी। तुमने कहा कोई बात नहीं, जो दे गया उसी चीनी की शिकंजी बना दूंगा मैं। तो तुमने क्या किया, तुमने खुद ही इलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया सेकंड क्लास चीनी को, तुमने कंडीशन क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सीवरेबल था, जैसे पिज्जा आया, कितने पीस आते पिज्जा में, कितने आते हैं भैया पिज्जा में पीस, 4 आते हैं, 6 आते हैं। चलो बड़ा वाला पिज्जा मंगाया, 6 पीस आ गए। 6 पीस में से जो लेके आया, 6 पीस में से जो पिज्जा वाला लेके आया उसमें से 2 खा गया। कह रहा भैया भूख लग रही थी, तुम्हारी चौखट में मर जाता, लास्ट तुम्हारे घर के बाहर ही मिलती मेरी, अच्छा लगता। तुमने कहा क्या बोल रहा भाई, कह रहा सही कह रहा हूं सर, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, आपका पिज्जा देख के इतनी भूख लगी, आपके पिज्जा के 2 स्लाइस खा के 4 आपको दे रहा हूं। आपको इतनी दया आई उसके ऊपर, आपको इतनी दया आई उसके ऊपर, आपने कहा भाई जिंदगी मरने की बात है, चल एक काम कर तू 4 दे जा, 2 तेरे नाम के हो गए, कोई बात नहीं, जिंदा तो है। अब जज साहब ने कहा क्या कर रहा भाई तू, ये 6 पिज्जा के पीस तूने मंगाए, पूरा पिज्जा तू 4 के एक्सेप्ट कर रहा है। आपने कहा दया आ गई मेरे को उसके ऊपर, मर जाता तो जज साहब ने कहा भाई तूने पता क्या किया, तूने कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। बस 6 की जगह 4 एक्सेप्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नॉन सीवरेबल था, तूने कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। और आखिरी बात भैया, कानून से लड़ लोगे क्या, कानून से लड़ लोगे क्या। कानून ने बोल दिया आज के बाद किसानों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे और किसान तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करेंगे तो किसान से रिफंड नहीं मांगना, उससे डैमेजेस मांगने हैं। तो भैया कानून से ऊपर कुछ नहीं भाई, क्या करें। जज साहब ने बोल दिया किसानों के साथ कंडीशन ब्रीच को वारंटी ब्रीच मानी जाएगी। हाँ सर समझ गए सर। फिर आता है सर इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड मतलब जिसे कहने की जरूरत ना हो पर वो कंडीशन मानी जाती है, वारंटी मतलब, इंप्लाइड मतलब जिसे कहने की जरूरत ना हो मानी जाएगी बात। पहला सर टाइटल, सर ये बिल्कुल बचपन वाली बातें हैं। जिस दुकानदार से आप सामान खरीदते हो, जिस दुकानदार से आप सामान खरीदते हो, जिस दुकानदार से आप सामान खरीदते हो, क्या कभी उस दुकानदार से पूछा कि ये सामान तू चोरी करके मुझे बेच रहा है, पूछा कभी नहीं पूछा सर। क्यों नहीं पूछा, हमें दुकानदार पर विश्वास होता है कि जो सामान बेच रहा है वो उसकी ओनरशिप का है, चोरी का नहीं है। तो जज साहब ने कहा इसका मतलब दुकानदार से ना पूछ के हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, हम उसकी इंसल्ट नहीं करते ये कह के कि तू तेरा सामान चोरी का है। तो जज साहब ने कहा जब ग्राहक तुमसे पूछ नहीं रहा कि सामान तेरा है या नहीं है, तो हम ये इंप्लाइडली मानेंगे कि वो सामान तेरा ही है, यानी पूछने की जरूरत नहीं, बिना पूछे, बिन पूछे ये माना जाएगा कि वो सामान दुकानदार का है। अब सर अगर सामान दुकानदार का है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मान लो दुकानदार का नहीं निकला, सच में वो सामान चोरी का था और दुकानदार का निकला, अब क्या होगा। तो जज साहब ने कहा बायर वो सामान रिटर्न कर देगा सच्चे ओनर को और सेलर के ऊपर, दुकानदार के ऊपर केस कर देगा। यानी कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि ये बिना पूछे माना जाता है सामान किसका, दुकानदार का। सर अगली बात जो हम टीवी पर देखते हैं, होम शॉपिंग सेंटर या बसों में देखते हैं, लोग बाग सामान डिस्क्राइब करके बेच रहे होते हैं। टीवी पे कुछ चैनल आते हैं इसमें वो बेचते रहते हैं बोल बोलकर। होम शॉपिंग सेंटर का चैनल नापतोल, नापतोल है ना, तो नापतोल वाले बेचारे जूस बेच रहे हैं कि भैया बस ये 5 ही जूस के मिक्सर रह गए हैं, एक बार अगर ये जूस के मिक्सर निकल गए भैया हाथ से तुम्हारी जिंदगी खत्म है, उसके बाद इतना सस्ता कभी जूस मिलेगा ही नहीं। तो वो टीवी में घुस के थोड़ी चेक कर लोगे भाई, तुम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो अगर सामान तुम्हारे घर पे पहुंच गया है तो वो सामान बिल्कुल मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच जैसा टीवी में डिस्क्राइब किया गया है। तो जज साहब ने बोला बहुत बढ़िया बात, यू कैन नॉट सेल पीस, है ना, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। ठीक है, अगर भैया मटर बेचने को बोला है तो सामने वाले को बीन्स थोड़ी बेच दोगे, तो मटर के चक्कर में बीन्स नहीं बेच सकते।
तो ये इंप्लाइड कंडीशन है। बिन पूछे तेरा नाम और पता, है ना ये वाला गाना गाते हुए, बिन पूछे माना जाएगा कि सामान जो तुम्हारे घर पे आया है वो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। ऐसे अगर तुम्हें सैंपल बेचा गया है, सैंपल क्या बेचा गया है, सैंपल, तो सैंपल चेक करके आपको बहुत बढ़िया लगा बात। सैंपल चेक करने के बाद आपने 10 यूनिट गुड्स खरीद लिए, तो 100 यूनिट गुड 10 यूनिट गुड सैंपल से मैच होने चाहिए। इंप्लाइड कंडीशन है, बिन पूछे माना जाएगा। सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, यानी सामने वाला तुम्हें सैंपल दिखा भी रहा है और सामान को डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो ये दोनों से मैच होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट खास बात, कंडीशन एज टू क्वालिटी। बताओ भैया कंडीशन एज टू क्वालिटी होती है? पहला आंसर, सर क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक चीज तुम्हारे लिए अच्छी क्वालिटी की हो सकती है और वही चीज मेरे लिए बेकार क्वालिटी की हो सकती है। एक रेस्टोरेंट का खाना तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है और मेरे लिए बेकार हो सकता है, तो क्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन जज साहब ने कहा अगर 3 बातें पूरी हो जाए, अगर ये 3 बातें पूरी है तो मैं क्वालिटी भी कंडीशन मानूंगा। केस का नाम आया प्रीस्ट वर्सेस लेस। केस का नाम आया प्रीस्ट वर्सेस लेस। अंकल जी पहुंचे ज्यादा की बात, हाँ सर, अंकल जी पहुंचे एक दुकान पर, हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्टर। अंकल जी पहुंचे दुकान पर, अंकल जी ने पूरा पर्पस बताया कि भाई मुझे एक बोतल चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भयंकर गर्म रहे। सेलर जो था उसी प्रोडक्ट में यानी बॉटल्स में ही डील करता था। अंकल जी ने भयंकर बात बोल दी। अंकल जी ने बोल दिया जो तू बोलेगा मैं वही बोतल ले लूंगा, तू बता दे भैया, तू बता दे कौन सी बोतल ले लूं, मैं वही ले लूंगा। हम जाते दुकान में करते भी हैं, है ना। यानी तीनों बातें पूरी हुई। अंकल जी ने गरम, अंकल जी की भाग्यवान ने, अंकल जी ने, अंकल जी की भाग्यवान ने भयंकर खौलता हुआ पानी जब बोतल में डाला तो बोतल फट गई। आंटी जी के चोट लग गई। आंटी जी ने अंकल जी पे इल्जाम लगा दिया घरेलू हिंसा कर रहे हो मेरे साथ, डोमेस्टिक वायलेंस। अंकल जी ने बोला भाग्यवान कैसी बात कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस सब करके क्या फायदा, है ना। ये तो दुकानदार ने कुछ लोचा कर दिया। दुकानदार ने कहा था बोतल बहुत बढ़िया, फट गई बोतल। अंकल जी ने दुकानदार के ऊपर केस किया। जज साहब ने बोला क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, पर 3 बातें बता दो। अंकल जी तुमने बताया दुकानदार को मुझे गर्म पानी के लिए बोतल चाहिए? दुकानदार बोला हाँ। अंकल जी दुकानदार बोतल में डील करता है, कोई और सामान नहीं बेचता है? दुकानदार ने खुद बोला सिर्फ बोतल बेचता हूं। जज साहब ने पूछा कि अंकल जी अपनी मर्जी से खरीदी थी बोतल या दुकानदार के कहने पर खरीदी थी? कैसे खरीदी थी? दुकानदार के कहने पे खरीदी थी, है कि नहीं बात, कि भैया अंकल जी ये ले जाओ बहुत बढ़िया है। अगर ये तीनों बातें कोर्ट में प्रूफ हो गई तो दुकानदार की गलती मानी जाएगी, क्वालिटी भी कंडीशन मानी जाएगी। जज साहब ने कहा दुकानदार को हर्जाना देना पड़ेगा। अंकल केस जीत गए। अंकल का नाम था प्रीस्ट, दुकानदार का नाम था लेस, तो प्रीस्ट वर्सेस लेस से अंकल जी केस जीत गए, है ना। और माना गया इंप्लाइड कंडीशन। मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कि जिस काम के लिए आप गुड्स लेके आए हैं, कंडीशन है कि वो वैसा काम करे। यानी अगर आप पेन लेके आए हैं तो चले, एसी लेके आए तो ठंडा करे। तो जिस काम के लिए आप सामान लेके आए वो वैसा काम करे। होलसमनेस का मतलब होता है कि क्वालिटी या कोई भी चीज लेके आए हो वो बिल्कुल लो क्वालिटी की हो। क्वालिटी भले ही लो लेकिन खराब नहीं होनी चाहिए, मुन्ना मुन्नी खराब नहीं होनी चाहिए, बस, है कि नहीं बात। तो आप सामान लोअर लेवल का लेके आ जाओ, ठीक है, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। केस क्या आया, एक अंकल जी भैया दूध लेके आए, लेकिन दूध में पानी मिला हो बढ़िया बात है, लेकिन दूध में भैया टाइफाइड के सिम्टम्स मिले हो ये गलत बात है। तो जज सामने कहा भाई साहब दूध में पानी मिला लेते, ओ डेयरी वाले अंकल दूध में पानी मिला लेते। भाई तुमने क्या किया, दूध में टाइफाइड सिम्टम मिला लिए, यानी कि होलसमनेस नहीं है ना। दूध लो क्वालिटी का हो लेकिन खराब नहीं हो, खराब हुआ तो होलसमनेस वाला कॉन्टेंट लगा, डेयरी वाले हार गए, अंकल जी जीत गए।
ये वही सारे केस लॉ हैं जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए। इनको एक बार एग्जाम से पहले रीड कर लेंगे। ये रहा प्रीस्ट वर्सेस लेस, ये रहे वो डॉक्टर साहब दांत वाले। मर्चेंटेबल क्वालिटी, केस के नाम याद मत करना पर रिजल्ट जरूर याद कर लेना। इंप्लाइड वारंटी, सर इंप्लाइड वारंटी क्या खास बात होती है? सर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन डैमेजेस ले लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, डैमेज ले लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, डैमेज ले लूंगा, है ना। पहला अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी कि अगर आपके पास कोई सामान आ गया और सेलर फिर आपको कह रहा है गलती से सामान दूसरा दे दिया, ये किसी और का था, आपको मैं दूसरा दे के जाऊंगा, तो आप उससे डैमेजेस ले सकते हैं जितनी देर आप उस सामान को इस्तेमाल नहीं कर पाए। गिरवी, है ना, एक्स ने वाई को सामान सेल किया पर उसने ये सामान पहले ही बैंक को गिरवी रख रखा है, तो सेल करते टाइम पे उसने ये बात छुपा ली कि मैंने सामान गिरवी रख रखा है। बाद में जब ये बात पकड़ में आई तो एक्स क्या करेगा? एक्स वाई को डैमेजेस पे करेगा जो भी वाई को गिरवी रखने की वजह से तकलीफें हुई हैं। कभी ऑल आउट पिए? कभी ऑल आउट? कच्चो चाप खाइए, मोर्टीन खाइए, कॉइल पिए कभी ऑल आउट? क्यों नहीं पी? है अच्छी नहीं होती? ये कैसे पता लगा अच्छी नहीं होती? ये भी तो पी के पता लगेगा अच्छी होगी नहीं होगी। मैं बताता हूं क्यों नहीं पी। ऑल आउट इसलिए नहीं पी क्योंकि ऑल आउट के पीछे लिखा होता है नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, है ना। तो जज साहब ने कहा यह बात कानूनी तौर पर लिख के दी जाती है कि कोई भी डेंजर सामान आप बेच रहे हो तो आपको उसके पैकेट पर लिखना पड़ेगा, इट इज अ डेंजर नेचर। अगर सेलर ने बिना पैकेट पे लिखे डेंजर सामान बेच दिया तो उसे इस चीज का हर्जाना देना पड़ेगा, उस चीज के डैमेजेस देने पड़ेंगे, है ना। क्वालिटी ऑफ फिटनेस, अगर क्वालिटी ऑफ फिटनेस में ऊपर वाली तीन चीजें पूरी नहीं हुई, प्रीस्ट वर्सेस लेस वाली, तो कंडीशन मत लगाना, वारंटी से आप केस लड़ सकते हैं। यानी बॉटल तो फट गई लेकिन अंकल जी ने कहा मैंने अपनी मर्जी से खरीदी थी, दुकानदार के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से, तो आप वारंटी क्लेम करेंगे, डैमेजेस क्लेम नहीं करेंगे। फिर आया भैया जागो ग्राहक जागो, जाओ ग्राहक जागो, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें भी ये बात लिखी थी, जागो ग्राहक जागो। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1932 में ये बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले लिख दी गई, लेट द बायर बिवेयर। ये बायर की ड्यूटी है कि वो सामान चेक करके खरीदे, सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो सामान चेक करके बेचे। सेलर का धर्म कर्म एक ही बात कहता है, बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया, मुझे तो पैसा कमाना है, मैं तो खराब सामान बेचूंगा भाई। हलवाई कभी ये नहीं बोलेगा कि आज ही बनाइए मिठाई, 10 दिन पहले बना रखी होगी तो भी वो बोलेगा भैया आज ही बनाइए। तो जज साहब ने कहा ग्राहक की गलती है, ग्राहक को चेक करना चाहिए। फिर इसका एक्सेप्शन, जागो ग्राहक जागो कब नहीं लगेगा, यानी कब ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा, सेलर ही केस हारेगा। ये वही केस है जो हमने अभी अभी पढ़े, प्रीस्ट वर्सेस लेस के अकॉर्डिंगली अगर आपने सब कुछ सेलर की जजमेंट पे छोड़ दिया तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। अगर आप किसी ब्रांड नेम से खरीद रहे हैं सामान तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा, सीधा मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस करना। अगर सेलर ने डिफेक्ट को छुपा लिया तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन से बेचा गया टीवी के द्वारा तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। सैंपल से बेचा गया जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों से बेचा गया तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। मर्चेंटेबल क्वालिटी, है ना, यानी कि जागो ग्राहक जागो पेन खरीद के लेके आए तो घर पे नहीं चल रहा, जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। ट्रेड यूसेज, ठीक है, राइट, तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। सर अगली बात, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी, बहुत ध्यान समझेंगे सर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, गुड्स चले जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल अगर अपने एजेंट को सामान भेजता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन जाती है। पोजीशन देने का मतलब ओनरशिप देना नहीं है।
तो भैया पूछा गया बताओ फिर ओनरशिप कब जाएगी। सेक्शन 19 ने, धारा 19 ने बोला ओनरशिप जब जाएगी जब पार्टीज की ओनरशिप ट्रांसफर करने की मर्जी होगी। ये क्या बात हुई, ये कोई आंसर होता है कि नहीं बात कि भैया बताओ सामान की ओनरशिप कब मान लो पास हो गई। तो आप कह रहे हो, लॉ मेकर कह रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स और सर्टेन गुड्स में जब पार्टी इंटेंड टू पास, जब पार्टी पास करेगी ओनरशिप तब। लोगों को बात समझ में नहीं आई। उसने बोला कोई बात नहीं। 19 भैया शाही आदमी 19 कह रहा है, मैंने लोगों करके समझाने के लिए। 19 ने 20 के पास भेज दिया, 21 के पास भेज दिया और 19 ने सेक्शन 22 के पास भेज दिया। 19 ने बोला मेरी बात अगर किसी को समझ में ना आ रही हो तो पहले 20 के पास चले जाओ, 21 के पास चले जाओ, 22 के पास चले जाओ। फिर हमने 20 के पास गए, 20 से बोला 19 ने भेजा है तू बता दे ओनरशिप कब पास होती है। 20 ने बोला अगर सामान डिलीवरेबल स्टेट में है, जैसे कि पैकेट या ये बोतल दुकान से आप खरीद सकते हो, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो इसकी ओनरशिप कब पास होगी रे भैया? जब आप इस बोतल का बिल बना लेंगे, जब आप इस बोतल का बिलिंग करा लेंगे तब इसकी ओनरशिप पास होगी। बिलिंग कराने से पहले अगर ये बोतल टूट गई, खराब हो गई, सेलर जिम्मेदार। बिलिंग कराने के बाद टूट गई, खराब हो गई, बायर जिम्मेदार। समझ गए सर? अगली बात, फिर हम 21 के पास गए, बोला तू बता भाई ओनरशिप कब पास होगी। 21 ने बोला अगर गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, जैसे छोले भटूरे खरीदने आते हो तो कैसे लेके आते हो? जेब में भर के? सर भटूरा मैं ऊपर वाली जेब में रख लेता हूं, छोले मैं साइड वाली जेब में रख लेता हूं। बताओ भटूरे कैसे लाते हो? जेब में भर के लाते हो? चटनी है सर मैं मुंह में भर के ले आता हूं सर, है ना? तो सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा सर। तो बताओ फिर छोले भटूरे की ओनरशिप कब पास होगी? जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, जब वो पैकेट फॉर्म में हो जाएंगे, यानी जब सेलर उसे पैक कर देगा। पैक करने से पहले छोले भटूरे जमीन पे गिर गए, सेलर जिम्मेदार। पैक करने के बाद छोले भटूरे जमीन पे गिरे, बायर जिम्मेदार। समझ गए सर? एक सामान जिसको सेलर बोल रहा है सर बेचने से पहले शाहरुख खान की तरह ए अंजलि कुछ कुछ होता है, अंजलि कुछ कुछ करना चाहता हूं गुड्स के साथ, तो उससे पूछा क्या करेंगे गुड्स के साथ? वो कह रहा है सर गुड्स को आपकी आंखों के सामने तोलूंगा ताकि आप दुकानदार पर शक ना करें। ज्यादातर ये काम मिठाई वाले करते हैं। मिठाई वालों का एक पैकेट ऑलरेडी पैक्ड रखा है, आप कहते हो भाई ये पैकेट दे दे, लेकिन फिर भी वो आपकी नजरों के सामने आपको तोल के देते हैं ताकि आप कल को ये ना बोल दो मिठाई वाले ने बोला 1 किलो दिए 900 ग्राम। तो उस सामान की ओनरशिप कब जाएगी? जब वो पैकेट को तोल देगा आपके सामने। When seller done the act। तो सर 19, 20, 21, 22 ओनरशिप पास हो गई। सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया था नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में सीए इंस्टीट्यूट ने ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। इतना डेटा आपको लिखना था, ये जीकेपीएल करके लिखना था। जिन बच्चों ने नवंबर 2022 में लिखा उस सारे के सारे बच्चे पास हो चुके हैं। 4 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन। जज साहब ने बोला अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होगी? अनअसर्टेन गुड्स की। 19 से 22 कौन से थे? असर्टेन गुड्स। ये वाले कौन से? अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। बहुत आसान। 18 और 23 ने बताया कि अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है। जज साहब ने बोला अगर ये दोनों काम एक साथ पूरे हो जाएं तो अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप आपके पास चली जाएगी। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप जब जानी चाहिए जब वो असर्टेन हो जाए, असर्टेन होने के बाद उसका कॉन्टेक्ट हो जाए। तो जज साहब ने कहा ये तो लिख रहा हूं मैं भी, अनअसर्टेन गुड्स को पहले असर्टेन बनाओ, असर्टेन करके उससे स्पेसिफिक बनाओ। तो जज साहब ने पहला पड़ाव क्या बोला? अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप पास होगी जब वो असर्टेन हो जाएंगे। अनअसर्टेन की जब पास होगी जब वो असर्टेन हो जाएंगे। तो ये बात तो हम पहले जानते हैं, ये बात तो हम सेक्शन 6 में जान चुके हैं। असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है कि गुड्स बायर को बेच दिए जाएंगे। ये एक्ट या तो सेलर करेगा, है ना, दुकान बायर से पूछकर। पुराने जमाने की दुकानदारी है यहाँ पे कोई, है ना, ये नहीं ट्रॉली ली सामान खुद भर लिया। पुराने जमाने का लॉ है, 100 साल पुराना लॉ है। तो जज ये मान के बैठा है कि आप ऐसी दुकान पे बैठे हो जहां आप सेलर को बोल रहे हो भाई वो वाला सामान निकाल दियो, वो वाला निकाल दियो। एक बार उसने वो सामान निकाल दिया तो वो क्या हो गया? असर्टेन, यानी कि आपने उसको छांट लिया,
अब क्या करोगे, अब उसको एप्रोप्रिएट कर दो। एप्रोप्रिएट कर दो मतलब उसका लेन देन कर लो। तो लेन देन करने को जज साहब ने उसे एप्रोप्रिएट बोल दिया। यानी दो शब्दों को याद रखना है, एक असर्टेन हो गया, दूसरा एप्रोप्रिएट हो गया। अगर गुड असर्टेन करने के बाद आपने एप्रोप्रिएट कर दिए हैं तो इसका मतलब अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप बायर के पास चली गई है। बोलो सर, याद होगी बात। ये दो शब्द लिख के आने थे, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ये रहा उसका एग्जाम्पल। ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, आंसर समझ गए। यहां पे x, यहां पे अप्रोप्रिएट कर दिए तो यहां पे y झेलेगा क्योंकि उसकी नजरों के सामने अप्रोप्रिएट किए गए। सर नवरात्रों की कहानी सेक्शन 24। माता जी गई दुकानदार के पास। दुकानदार ने बोला, माता जी घर पे मत बनाओ ये नमकीन वगैरह, व्रत का हार मना बनाया आता है। मम्मी घर लेके आई, मम्मी को नमकीन बहुत पसंद आई, मम्मी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो सेल और रिटर्न वाला गुड्स सेल माना जाएगा। मम्मी ने उसे आगे चिंटू की मम्मी को खिला दिया या आगे बेच दिया या खुद खा गई तो सेल और रिटर्न वाली बात सेल मानी जाएगी। मम्मी ने गुड्स को रीजनेबल टाइम से ज्यादा रख लिया, यानी कि नवरात्रे निकाल दिए तो सेल और रिटर्न सेल माना जाएगा। यार दुकानदार ने बोला इस टाइम तक दे जाना बहन जी वापस सामान, और मम्मी नहीं दे के आई, सेल और रिटर्न सेल माना जाएगा। हाँ सर, ये वही केस है। आगे गिरवी रख दिया तो इन सब में सेल और रिटर्न सेल मानी जाती है। सर नमक आ गया, नमक, इसे मैं बताता हूं सेक्शन। जब वहां पे लागा इस नमक का वो वाला गाना गाते हुए, ये नमक है भैया। प्रैक्टिकली अगर कोई सेक्शन सबसे ज्यादा प्रचलित है तो सेक्शन 25 प्रचलित है नमक की तरह। सब्जी कितनी अच्छी हो, नमक नहीं डालोगे भैया टेस्ट नहीं आएगा। तो नमक सभी मसालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जज साहब ने एक नमक सेलर को दिया। सेलर को बोला कि भाई तेरा अधिकार है कि तू ओनरशिप अपने पास अपनी जेब में रख, गुड्स की ओनरशिप अपने पास रख जब तक कि तुझे पेमेंट ना मिल जाए। है कि नहीं बात? राइट, ये लिखी बात। अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, जैसे कि पैसा नहीं मिला, तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और बायर को कह सकता है गुड्स मेरा होगा, और वो किसी और को रीसेल कर सकता है। जज सामने का ये खतरनाक लाइन, ओनरशिप विल रिमेन विद द सेलर इवन इफ गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। क्यों? क्योंकि सेलर ने सेक्शन 25 का इस्तेमाल किया है। तो आज भी कानून के 100 साल बनने के बाद भी सेक्शन 25 हर एक सेलर इस्तेमाल करता है। वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है, बिल पे लिखता है कि जब तक पैसे नहीं दोगे जब तक सामान मेरा ही रहेगा, चाहे सामान तुम्हारे पास चला जाए, ओनरशिप मेरी रहेगी, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूं। तो जज साहब ने बोला इन दो कंडीशन में हम ये मान लेंगे, इन दो कंडीशन में हम ये मानेंगे कि ओनरशिप सेलर की है, ओनरशिप सेलर की है। पहली, अगर आपने सामान ट्रक वाले को दे दिया, सनी देओल को, मैं निकला गड्डी लेके, है कि नहीं बात, तो सामान सनी देओल कहीं भी छोड़ा है, चाहे बाहर क्या छोड़ा है, चाहे रास्ते में कहीं छोड़ा है, तुम बस एक काम करना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, रेलवे रिसिप्ट, ट्रक की रिसिप्ट अपने नाम पे बना लेना। जैसे तुमने वो रेलवे रिसिप्ट अपने नाम पे बनाई तो हम ये मानेंगे सामान दुनिया के किसी भी कोने में रखा हो, वो सामान सेलर की ओनरशिप का है। समझ गए सर? बस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने नाम पे रखना। जज साहब ने दूसरी बात सेलर को समझाई, अगर तुमने बिल दिया है, बिल को एक्सेप्ट कराना पड़ता है नहीं करता? पढ़ा नहीं पड़ा तुमने 11वीं क्लास में? बिल को एक्सेप्ट कराना पड़ता है। हाँ सर, अगर तुमने बिल दिया है तो बस बिल ऑफ एक्सचेंज
तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना सेलर, ओनरशिप सेलर की है, सेलर की ओनरशिप रहेगी जब तक तू बिल एक्सेप्ट नहीं करता। तो जज साहब ने कहा दो केस में सेलर की ओनरशिप मानेंगे। पहला, बिल ऑफ लीडिंग सेलर ने अपने नाम पे कर ली। दूसरा, या फिर उसमें लिख दिया जब तक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा सामान मेरा रहेगा। तो 25 नमक की तरह सर। रिस्क, सर यहां मैंने गाना लिख के दिया है, जन्मों के साथ ही गाओ जल्दी, हम साथ साथ है। बिल्कुल सही, सारे बालक कह रहे हैं हम साथ साथ है सर। सर ये गाना किन दो लोगों ने गाया? ये गाना गाया रिस्क और ओनरशिप ने। ओनरशिप कहता है जहां ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी का होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ओनरशिप किसकी है? बायर की, लॉस कौन झेलेगा? बायर। ओनरशिप किसकी है? सेलर की, तो लॉस कौन झेलेगा? सेलर। सिंपल। सर इसके दो एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन मतलब ओनर है सेलर, लॉस कौन झेलेगा? लॉस कौन झेलेगा? लॉस विल बियर बाय। अजीब बात नहीं है? तो जज साहब ने बोला अजीब बात इसलिए क्योंकि तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तुमने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि ओनर मैं हूं, रिस्क तू झेलेगा, और सेलर हां कर रहा है। जैसे सामान जा रहा है ट्रेन से और आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ओनरशिप मेरी है, रिस्क बायर झेलेगा। तो बायर भी बेचारा दूषित मंगल ग्रह का आदमी है, बायर ने हां कर दी इस बात को। तो जज साहब ने कहा भाई तूने हां क्यों करी ये बात? अगर सामान रास्ते में खराब हो गया तो ओनरशिप भले ही सेलर की हो, लॉस झेलेगा बायर। समझ गए सर? अगला डिले डिलीवरी, जो लेट करेगा वो लॉस झेलेगा, चाहे वो ओनर ना हो। जैसे जूस वाला कॉन्ट्रैक्ट, दुकानदार ने जूस बेचा तुम्हें, तुमने कहा भाई जूस निकाल के रख, अभी आया अभी। दुकानदार बेचारा जूस निकाल के बैठा, गन्ने का जूस, ठीक है, ढक के भी रखा है उनने। तुम आ रहे हो भैया 4 घंटे बाद, गन्ने का जूस हो गया खराब, काला हो गया, बेकार हो गया। दुकानदार कह रहा है भाई मैंने तुम्हारा जूस निकाल के रखा, काला हो गया, मुझे इससे जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तो पैसे दो। देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे सर, देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने डिले किया है। ओनरशिप दुकानदार की, लेट 4 घंटे तुमने किया तो दुकानदार लॉस नहीं झेलेगा। ओनरशिप दुकानदार की, लॉस तुम्हारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी। सेम केस आया ये वाला, मैं गन्ने के जूस की बात कर रहा हूं, केस में एप्पल के जूस की बात हुई। वाई लॉस झेलेगा? क्योंकि उसने लेट किया है। बोलो सर, समझ गए सर? तो उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया तरीके से लॉ समझ में आया होगा। इतना आज रिवाइज करेंगे, इसी क्वेश्चन करेंगे। सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय नॉन ओनर सर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में ये एक्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सेल बाय नॉन ओनर, डिलीवरी और अनपेड सेलर की बातें रह जाएंगी। तो अगले लेक्चर में से सर खत्म कर लेंगे बढ़िया तरीके से। बोलो समझ गए सर? डंडन डंडन। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से तुम्हें सेल्स ऑफ गुड रेट आधा समझ में आ चुका होगा। आधा अगली क्लास में करेंगे। सेल्स ऑफ गुड रेट रिवाइज हो जाएगा, छोटा सा है, 12 से 15 मार्क्स का आता है, बढ़िया नंबर मिलते हैं, फ्री के नंबर है, ठीक है। केस स्टडी और लॉ को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए सर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, केस स्टडी करते रहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बात ध्यान रखिए जो मैंने बिल्कुल शुरू में कही कि जो लोग है ना आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। जब रिजल्ट आए तो सीए इंटर में हमें कदम रख देना है, फाउंडेशन दोबारा नहीं देना है, ठीक है सर? समझ गए सर? सभी बच्चे टाटा बाय बाय कर देंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? लिख दो। बात समझ में आ चुकी है? सारे सेक्शन समझ में आ चुके हैं? सेक्शन भी याद हो चुके हैं सर? सभी बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया सर, सभी बच्चे लिख रहे हैं मजा आ गया, ठीक है बालको?
तो अगली क्लास में मिलेंगे, अनपेड सेलर और नॉन ओनर के बारे में, है ना, बातचीत करेंगे। बाय बाय।